बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, बीएसएन सेकंड सेमेस्टर F1-2 जिसके अंदर हम फोर्थ यूनिट जो कि हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट है, पेन और पेन की मैनेजमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो आपकी स्लाइड्स में ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हमने पेन प्रोसेस को समझना है, ठीक है, जो अंदर इसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने पेन प्रोसेस सारा लिखा हुआ है। उसके बाद हमने डिफरेंट थ्योरीज है पेन पे, जो हमारे पास लाइक पेन गेट थ्योरी है, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो एक्यूट और क्रॉनिक पेन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। फिर ये पेन मैनेजमेंट में आ जाता है कि हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। और इसके अलावा हमने ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम अपने इसको स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले स्टूडेंट्स, पेन होता क्या है? देखें, कोई भी ऐसा नॉक्सियस स्टिमुलस जो कि हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड सेंसेशन, अनवांटेड प्लेजर काज करता है, उसको हम पेन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी को यहाँ से कट लगा तो हमारी बॉडी को एक नॉक्सियस स्टिमुलस मिला। नॉक्सियस स्टिमुलस का मतलब होता है अनवांटेड, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड ना हो, डिजायर ना हो, मतलब एक बुरा सा स्टिमुलस। वो स्टिमुलस हमारी बॉडी के अंदर जब आता है, अब वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, वो फिजिकली भी हो सकता है। फिजिकल का मतलब है मुझे कट लगा तो वहां से जो पेन हुआ वो हमारे पास फिजिकल पेन है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल का मतलब है समटाइम बंदा डिप्रेशन में होता है। इसके अलावा हमारे पास डिप्रेशन या क्या उसको कहते हैं, एंजाइटी में होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास पेशेंट को फिजियोलॉजिकल पेन होता है। पेन हमारे पास दो किस्म का है। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं तो पेन हमारे पास सबसे पहले तो फिफ्थ वाइटल साइन है। फिफ्थ वाइटल साइन क्यों इसको इंक्लूड किया गया स्टूडेंट्स? देखो, वाइटल साइंस हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स को इंडिकेट करते हैं, वो हमारे पास वाइटल साइंस होते हैं। पेन को रिसेंटली वाइटल साइन के अंदर इंक्लूड किया गया है। क्यों? देखिए, पेन इज नॉट अ डिसऑर्डर, पेन इज नॉट अ डिजीज, पेन इज अ सिम्टम। पेन आपको बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इंजरी हो रही है। आपकी बॉडी के अंदर जब कोई डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है, इंजरी होती है, वो आपकी एक सिम्टम के तौर पे पेन आपको फील होता है। तो फिर आप समझते हो कि मेरी बॉडी के अंदर कोई पेन है या कोई डिसऑर्डर है या कोई ट्रॉमा इंजरी हो गई है। तो पेन को इसी बुनियाद पे वाइटल साइन के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये हमारे पास एक वाइटल साइन बता रहे हैं ना हमें कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई डैमेज चल रहा है। अच्छा, डेफिनेशन की बात करें तो अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो हमारे पास इमोशनल, जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल पेन होता है, या हमारे पास कोई अनप्लेजेंट सेंसरी, जैसे हमारे पास फिजिकल कट लग जाता है, तो दो किस्म के हमारे पास पेन हो जाते हैं एसोसिएटेड विद एक्चुअल एंड पोटेंशियल डैमेज। अब ये बेसिकली एक्चुअली या पोटेंशियली, पोटेंशियल का मतलब होता है अभी डैमेज हुआ नहीं है लेकिन डैमेज होने वाला है ऑन द कमिंग टाइम। या तो ऐसी टिश्यू इंजरी है, पोटेंशियल टिश्यू इंजरी है, या हमारे पास एक्चुअल टिश्यू इंजरी। एक्चुअल टिश्यू इंजरी का मतलब है कि लाइक मुझे कट लग गया है, कोई स्टैब बाउंड हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो जब ब्लीड हो रही है या कट लग गया है, तो वो हमारे पास एक्चुअल वाउंड है। तो एक्चुअल पेन हमारे पास, वो एक्चुअल हो या पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो, तो पेन हमारे पास रिसीव होता है। टाइप्स ऑफ पेन की स्टूडेंट्स बात करें तो टाइप्स हमारे पास 6-7 किस्म का पेन है। सबसे पहले दो मेन पेन हैं जो हम ड्यूरेशन की बेस पे सेपरेट करते हैं। एक होता है एक्यूट पेन, एक होता है क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन का मतलब होता है वो पेन जो आपकी बॉडी को सडन ऑनसेट होता है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी को कट लगता है, या आपकी कोई मिसाल के तौर पे उंगली है, ठीक है, इस उंगली को यहाँ पे कट लगता है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूट पेन शुरू हो जाता है।
आपको फीवर होता है तो फीवर के साथ साथ आपको एक्यूट पेन शुरू हो जाता है। आपको कोई इंटरनल डिसऑर्डर होता है, कोई भी इंटरनल टिश्यू डिसऑर्डर होता है, टिश्यू इंजरी होती है, आपको एक्यूट पेन शुरू हो जाता है। अब ये जो एक्यूट पेन है, एक्यूट पेन हमारे पास कुछ बुक ऐसे बताती हैं कि ये 3 मंथ तक होता है और कुछ कहती है कि ये 6 मंथ तक होता है। आपकी स्लाइड के अंदर मैंने नहीं देखा कितना लिखा हुआ है, अगर वहां से आप कंफर्म कर लें कि आपकी स्लाइड में इसको 3 मंथ्स लिखा गया या 6 मंथ लिखा गया। क्रॉनिक पेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्रॉनिक पेन के अंदर अगर वो 3 मंथ से या 6 मंथ से वही पेन एक्सीड कर जाए, डेली बेसिस पे आपको पेन होता है, उसको हम क्रॉनिक पेन कह देते हैं। ड्यूरेशन की बेस पे हम कर रहे हैं ना, तो ड्यूरेशन की बेस में एक शॉर्ट टर्म है पेन जिसको एक्यूट कहते हैं और एक लॉन्ग टर्म है जिसको हम क्रॉनिक कहते हैं। अच्छा, अभी पेन की टाइप्स हम अकॉर्डिंग टू लोकेशन पढ़ते हैं। लोकेशन का मतलब है बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। इसके अंदर एक पेन होता है कुटेनियस पेन। कुटेनियस पेन का मतलब स्टूडेंट्स होता है वो पेन जो आपकी टिश्यूज, ये जो आपकी स्किन है या जो आपकी सबकट लेयर है, स्किन के अंदर कितनी लेयर्स हैं? एक हमारे पास एपिडर्मस है, डर्मस है, हाइपोडर्मस है, फिर नीचे मसल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो 3 लेयर्स हैं, डर्मस, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस, इनके अंदर अगर पेन होता है तो उसको हम कुटेनियस पेन के अंदर इंक्लूड करते हैं। सही है। अच्छा, सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन का मतलब है मसल पेन, जॉइंट पेन, टेंडन पेन, लिगामेंट पेन, ऐसे पेन को हम, बोन पेन भी इसके अंदर आता है, तो ये हमारे पास सोमैटिक पेन है। मिसाल के तौर पे मुझे कोई स्टैब वाउंड हुआ। स्टैब वाउंड कहते हैं जो नोकीली चीज से लगा, लाइक कोई छुरी लगी, काचू लग गया, तो उससे स्टैब वाउंड कहते हैं। अब स्टैब वाउंड के साथ एक मुझे पेन हो रहा है कोटेनियस पेन, जो मेरी स्किन को उसने कट किया है। दूसरा मुझे पेन हो रहा है जो मेरी मसल को कट किया है। तो सोमैटिक और कुटेनियस पेन। ठीक है। तीसरा हमारे पास है विसरल पेन। विसरल पेन का मतलब होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वहां के पेन को हम विसरल पेन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको किडनी का पेन है, तो किडनी के पेन को हम विसरल पेन कहते हैं। स्टोमिक का पेन है, विसरल पेन है। लिवर का पेन है, विसरल पेन है। पेंक्रियाज का पेन है, विसरल पेन है। ब्रेन का पेन है, विसरल पेन है। जो आपके इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं, वहां पे जो पेन है उसको हम विसरल पेन कहते हैं। अच्छा, एक होता है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, पेन जो होता है वो अपनी जगह पे होता है, जो काज होता है, जो डैमेज होता है वो उसी टिश्यू के अंदर होता है, लेकिन उसकी वजह से दूसरी जगह पे पेन फील होता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, डैमेज कहाँ हो रहा होता है, दिल के अंदर, हार्ट के अंदर। कोरोनरी वेसल्स क्या होती हैं, स्टिनोज हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टुवर्ड हार्ट ब्लॉक हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि टिश्यू नेक्रोसिस हो रही है, कार्डियक मसल, कार्डियक सेल नेक्रोस हो रहे हैं, लेकिन पेन आपको कहाँ पे फील होगा, शोल्डर के अंदर होगा, राइट आर्म के अंदर होगा, राइट बैक शोल्डर के पीछे होगा, नेक की तरफ रेडिएट करेगा। तो इसको हम रेफल्ड पेन कहते हैं, रेफल्ड पेन या रेडिएटेड पेन। ठीक है। फिर हमारे पास होता है रिकरेंट पेन। रिकरेंट पेन का मतलब होता है अभी पेन हुआ, कुछ टाइम स्टे किया, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा पेन हो गया, या एक एपिसोड हुई पेन की, कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद दोबारा से पेन की एपिसोड हुई। तो ऐसे पेन को हम रिकरेंट पेन कहते हैं। जैसे मैंने माइग्रेन लिखा है। माइग्रेन आपको पता है जो हमारे सर का दर्द होता है, एक एपिसोड हुई माइग्रेन की, कुछ टाइम बाद दूसरी एपिसोड हुई, कुछ टाइम बाद तीसरी एपिसोड हुई। तो ऐसे पेन को हम रिकरेंट पेन कहते हैं, जो एपिसोडिक पेन होता है। फिर हमारे पास न्यूरोपैथिक पेन होता है। न्यूरोपैथिक पेन का मतलब स्टूडेंट्स होता है वो पेन जो नर्वस सिस्टम की डैमेज की वजह से होता है। मिसाल के तौर पे आपका स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व से आगे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन जहाँ पे डैमेज होती हैं, कोई नर्व वहाँ पे डैमेज हो, मिसाल के तौर पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है sciatica। ये जो आपका कहते हैं ना कि भाई मोरो का पेन हो गया है, जो हमारे इंटर वर्टिब्रा है वो डिसलोकेट हो गए हैं, जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क है वो डिसलोकेशन की वजह से प्रेशर पड़ता है, हमारी जो स्पाइनल नर्व निकल रही होती है। मोस्ट कॉमनली जो L3 L4 जो हमारे पास लंबर नर्व होती है, वहां पे कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन की वजह से जो नीचे लेग को पेन जाता है, वहां पे शियाटिका होता है। तो शियाटिका इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूरोपैथिक पेन। इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल दी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब है कि डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज के साइड इफेक्ट क्या हैं, या तो वो आपकी न्यूरोपैथी काज करेगी,
न्यूरोपैथी यानी कि नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगी। रेटिनोपैथी काज करेगी, यानी आपके आईज को डैमेज करेगी। आपको ये जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रोपैथी काज करेगी, ठीक है, किडनीज को डिस्ट्रॉय करेगी, या हमारे पास ब्रेन पे इफेक्ट डालती हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटिस के। तो डायबिटीज मेलाइटिस के एक कॉम्प्लिकेशन में डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जिसके अंदर न्यूरोपैथिक पेन होता है। न्यूरोपैथिक क्या पेन है? जिसमें नर्वस सिस्टम का ये जो न्यूरॉन्स होती हैं ये डैमेज होती हैं, इनकी वजह से जो पेन होता है इसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है क्रॉनिक मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट पेन। मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट का क्या मतलब होता है? मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है कि पेन है कैंसर की वजह से, उसको हम मैलिग्नेंट कहते हैं। यानी कि हमारे पास दो किस्म होते हैं ना, एक हमारे पास होता है ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है जो एक जगह पे बिनाइन होता है, एक जगह पे रुका हुआ होता है। बेसिकली ट्यूमर होता क्या है? ट्यूमर हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, अपनी बॉडी के सेल्स होते हैं, ये बाहर के सेल नहीं होते, ना कोई पैथोजन वगैरह, डिजीजेज वगैरह, ये कुछ नहीं है। आपकी अपनी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो ओवर ग्रोथ करने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी बॉडी के ये हाथ के सेल, एग्जांपल दे रहा हूँ, या मिसाल के तौर पे मेरी बॉडी का जो किडनी है, किडनी के अंदर 20 सेल ने रीजेनरेट होना था, डिवाइड होना था। 20 सेल के बाद वो रुक जाना चाहिए, लेकिन वो 20 के बाद भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वहां पे वो ट्यूमर काज कर रहा है। आपकी बॉडी के अपने सेल डिवाइड हो के ट्यूमर बना देते हैं। अब वो ट्यूमर के स्टेजेस हैं, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। स्टेज 1 2 का मतलब ये होता है कि वो जो ट्यूमर है वो अपने ऑर्गन से निकल कर साइड बाय में फैल गया है। पहले तो स्टेज 1 में वो जो ट्यूमर होता है वो पूरे ऑर्गन के अंदर फैलता है। मिसाल के तौर पे ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर फैल रखा हुआ है, एक ट्यूमर बना है, तो ये पूरे किडनी के अंदर फैल गया, तो स्टेज 1 है। किडनी के बाहर दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट कर लिया इसी ट्यूमर ने, यानी कि मैलिग्नेंट हो रहा है। पहले नॉन मैलिग्नेंट था। ट्यूमर जब बिनाइन होता है तो उसको नॉन मैलिग्नेंट कहते हैं, जो अपनी जगह पर स्टे रहता है। जब वो फैलता है, मैलिग्नेंट होता है, तो उसको मैलिग्नेंसी कहते हैं। तो स्टेज 2 में सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर फैल जाता है, स्टेज 3 में लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाता है, स्टेज 4 में पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, तो क्रॉनिक मैलिग्नेंट पेन यानी कि जो पेन आपकी बॉडी के अंदर मैलिग्नेंट कैंसर की वजह से होता है, क्रॉनिकली होता है, उसको हम क्रॉनिक मैलिग्नेंट पेन कहते हैं। और वो पेन जो मैलिग्नेंसी की वजह से नहीं है, बिनाइन ट्यूमर की वजह से है, उसको हम नॉन मैलिग्नेंट पेन कहते हैं। फिर हमारे पास हाइपर एल्जीसिया। हाइपर एल्जीसिया का मतलब होता है जब आपको, ये बेसिकली डिसफंक्शन है, जब आपको कोई स्टिमुलस मिलता है तो आपको हल्की सी चुभन हुई तो एकदम से बड़ा पेन उठा, एकदम से ऐसे ऐसा लगा कि भाई किसी ने हाथ काट दिया है, या मतलब एक छुरी टाइप लग गई है। छोटे से पेन को बड़ा पेन बनाकर दिया जाता है, उसको हम हाइपर एल्जीसिया कहते हैं। दिस इज द टाइप्स ऑफ पेन, ठीक है। अच्छा, पेन प्रोसेस को समझते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से आपके सारे एमसीक्यूज बनेंगे। पेन प्रोसेस हमारे पास क्या है? पेन प्रोसेस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर पेन कैसे स्प्रेड होता है। मतलब कि मुझे यहां पे कट लगा तो मेरे ब्रेन तक कैसे पेन पहुंच गया, फिर वहां से मेरी ब्रेन को कैसे पता चला कि ये कौन सा पेन है, फिर पेन को ब्रेन को कैसे पता चला कि यहां से जो पेन आया है वो अभी खत्म हो गया या आ रहा है। क्योंकि आपकी बॉडी को तो ब्रेन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन के अंदर ही पेन सिग्नल जाते हैं। तो ये कट से लेकर ब्रेन तक पहुंचने तक जितना भी प्रोसेस होता है, वहां से वापस जो आता है, सिग्नल्स आते हैं, उसको हम पेन प्रोसेस कहते हैं। पेन प्रोसेस को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आप समझते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एनाटॉमी के अंदर आपका जो तीसरा यूनिट है नर्वस सिस्टम का, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। न्यूरॉन्स क्या होती है? न्यूरॉन्स का मतलब, न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती है और आपके ब्रेन से सिग्नल लेकर जाती हैं मसल तक। मिसाल के तौर पे ये मेरा ब्रेन है, ये मेरे मसल्स हैं। अब मेरा ब्रेन इसको ऑर्डर दे रहा है तो ये कंट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। कैसे ऑर्डर मिल रहा है? इसी न्यूरॉन्स की वजह से, नर्व के थ्रू। नर्व के अंदर क्या होती है? न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन्स कनेक्ट होती हैं मसल के साथ, स्किन के साथ, हाइपोडर्मस के साथ, बोन के साथ, वेसल्स के साथ, हर बॉडी की हर टिश्यूज के साथ हमारे पास न्यूरॉन्स कनेक्ट होती हैं। न्यूरॉन्स हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक होती है ए फ्रेंड न्यूरॉन, एक होती है ई फ्रेंड न्यूरॉन। ए फ्रेंड न्यूरॉन का मतलब ये होता है कि वो न्यूरॉन जो
इंजरी वाली साइड से लेकर ब्रेन तक सिग्नल लेकर आती है, उनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। अब वही न्यूरॉन्स जब हमारे पास ब्रेन से लेकर उसी टिश्यू तक लेकर जाती हैं, उसको हम कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। जो टिश्यू इंजरी से लेकर ब्रेन तक सिग्नल को कैरी करती है, उनको हम एफरेंट, और जो ब्रेन से लेकर टिश्यू तक वापस लेकर आती है, उसको हम इफरेंट कहते हैं। अच्छा, न्यूरॉन्स के अंदर स्टूडेंट्स पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जैसे आप पार्ट देख रहे हो, ये उसकी बॉडी है, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो आप बाहर देख रहे हो, दिस इज डेंड्राइट्स, ठीक है। ये हमारे पास डेंड्राइड्स होते हैं। ये डेंड्राइड्स अगली जो न्यूरॉन होते हैं उसके टर्मिनल के साथ जुड़े होते हैं, फिर उसके जो डेंड्राइड्स होते हैं वो अगली न्यूरॉन के टर्मिनल के साथ जुड़े होते हैं। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हो, ये हिल लॉक है, एक्सॉन हिल लॉक। हिल किसे कहते हैं? पहाड़ी को। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और पहाड़ी की तरह ये एक्सपेंड हो रही है, तो उसको हम एक्सॉन हिल लॉक कहते हैं। सबसे ज्यादा जो नॉक्सियस स्टिमुलस या जहां पे पेन फील होता है, सेंसेशन फील होती है, वो हिल लॉक के उस पे होती है। यहां से लेकर यहां तक जो आप रीजन देख रहे हो, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। लंबी जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये जो रीजन आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर, ठीक है। नाम याद रखें। इसके बाद हमारे पास ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट का मतलब होता है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइटिक सेल्स होते हैं, ये वाले ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होते हैं, ये सेल इस न्यूरॉन के राउंड राउंड शेप में अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक्सॉन है, एक्सॉन के अराउंड यही डेंड्राइटिक सेल्स ऐसे गोल गोल स्पाइरल शेप में अटैच होते हैं। इन्हीं को माइलिन शीट कहते हैं। ये हमारे पास लिपोप्रोटीन से बनी होती है, लिपिड्स इसके अंदर होते हैं। अच्छा, ये जो माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? यहां से जो सिग्नल आएगा यहां तक आएगा, यहां से अगली न्यूरॉन्स को मिलेगा, अगली न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन को मिलेगा, ये सारे सिग्नल आ रहे हैं। अब सिग्नल के ये जो माइलिन शीट है, जितनी ज्यादा होगी माइलिन शीट, उतने ज्यादा एक्सॉन के अंदर सिग्नल ट्रेवल करेंगे। जितनी माइलिन शीट कम होगी, उतनी ज्यादा सिग्नल कम ट्रेवल करेंगे आगे। इसी के कंसेप्ट में दो चीजें यहां पे मैंने लिखी हुई हैं, एक है अल्फा डेल्टा फाइबर, एक है ए डेल्टा फाइबर और एक है सी डेल्टा फाइबर। ए डेल्टा फाइबर आर माइलिनेटेड, सी डेल्टा फाइबर आर अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। लेकिन एक के अंदर ये जो फाइबर है, इस फाइबर के ऊपर माइलिन शीट नहीं लगी हुई। किसके ऊपर नहीं लगी हुई? सी फाइबर के ऊपर, सी डेल्टा फाइबर के अंदर। तो इसका मतलब है यहां से जो सिग्नल जाएंगे वो स्लो जाएंगे, ठीक है। और जो माइलिनेटेड है ए डेल्टा फाइबर, जिसके अंदर माइलिन शीट लगी हुई है, और उसके अंदर से सिग्नल फास्ट ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब यह है कि ए डेल्टा फाइबर से सिग्नल फास्ट मूव करेंगे। कंसेप्ट याद रखना, मैं यहां पे आगे पेन बताऊंगा। दूसरा पेन, यहां पे ये हमारे पास न्यूरॉन है, तो यहां पे लास्ट में हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल्स अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ मिलते हैं, फिर उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो अगली डेंड्राइट के साथ मिलते हैं। तो ये हमारे पास न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर से सिग्नल ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास है ट्रांसडक्शन, पेन प्रोसेस। मिसाल के तौर पे ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर इंजरी होगी, इंजरी होगी, सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप पेन प्रोसेस का शुरू होगा, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होगा? ट्रांसडक्शन में ये होगा कि जो टिश्यू इंजरी है, वहां पे जो हमारे सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वहां पे एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नोजिसेप्टर्स, नोजिसेप्टर्स, ठीक है। ये नोजिसेप्टर्स हमारे पास पेन रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी कोई नॉक्सियस स्टिमुलस आया, जब भी कोई पेन रिसेप्टर आया, स्टिमुलस आया, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है, यानी फिजिकल है, तो वो पेन आएगा। अटैच कहां पे होगा? स्टिमुलस कहां पे अटैच होगा? नोजिसेप्टर्स पे। नोजिसेप्टर्स कहां पे हैं? आपके कनेक्ट, आपके बॉडी के जितने भी सेल्स टिश्यूज हैं वहां पे मौजूद है। वहां से सेल के अंदर ये जो टिश्यूज हैं वहां पे
जब नोजिसेप्टर्स पर जो पेन का स्टिमुलस है वो आता है, फिर क्या होता है, हमारे सेल्स कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन है, अच्छा, ब्रेडिकाइनिन है, हिस्टामिन है, सब्सटेंस पी है। ये चार जो केमिकल्स हैं ये रिलीज होते हैं। ये चार केमिकल्स हमारे पास, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ब्रेडिकाइनिन है, हिस्टामिन है, सब्सटेंस पी है, ये हमारे पास उस नॉक्सियस स्टिमुलस को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। बात समझ आ रही है? जो नॉक्सियस स्टिमुलस था, ठीक है, कन्वर्ट नॉक्सियस स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। जो नॉक्सियस स्टिमुलस बाहर से आया, इंजरी के साथ आया, ये जो केमिकल रिलीज हुए, ये केमिकल उस नॉक्सियस स्टिमुलस को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां जाएंगी, न्यूरॉन के पास, बॉडी के सारे टिश्यूज के साथ, मसल के साथ, बोन के साथ, स्किन के साथ, हर चीज के साथ न्यूरॉन्स लगी हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे ये जाएंगे न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन से ये आगे ट्रांसमिट होगी। जब ट्रांसमिट होंगे तो सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसडक्शन, जिसमें पेन इंजरी साइड पे आता है, केमिकल रिलीज होते हैं। कौन से रिलीज होती हैं, ब्रेडिकाइनिन, सब्सटेंस पी, प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन। ये चार उस नॉक्सियस स्टिमुलस को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर या नर्वस इंपल्सेस के अंदर। वो कहां जाएगी, वो नर्व के अंदर जाएगी, नर्व से ट्रेवल करता 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 स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ट्रेवल करता करता ब्रेन। वो जो ट्रांसमिशन है उसको हम कहते हैं, वो जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन, जो कि हमारे पास सेकंड स्टेप है पेन प्रोसेस का। इंपल्स फ्रॉम टिश्यू टू स्पाइनल कॉर्ड वाया ए डेल्टा फाइबर एंड सी डेल्टा फाइबर। हाँ, अब ए डेल्टा फाइबर और सी डेल्टा फाइबर, ए डेल्टा फाइबर का मैंने क्या आपको बताया था, ये हमारे पास माइलिनेटेड होंगे। माइलिनेटेड होंगे इसका मतलब है जितना भी शार्प पेन है जो एकदम से ट्रेवल करता है, आपको सुई चुभी तो एकदम से ऊपर आएगा, तो जितना भी शार्प पेन होता है वो हमारे पास कहां से आता है, ए डेल्टा फाइबर से। और जितना भी डल पेन होता है, आहिस्ता स्लो पेन होता है, डल पेन होता है, वो हमारे पास आता है सी डेल्टा फाइबर से। अब ये शार्प और डल डल क्यों होता है, होता तो दोनों पेन ही है, लेकिन जो पेन ए डेल्टा फाइबर से आ रहा है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन से आ रहा है, वो शार्प पेन होगा, तेज पेन होगा, एकदम से लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन बहुत जल्दी हो रही है, तेज तेज फास्ट फास्ट रन कर रहे हैं, तो ब्रेन तक जितने तेज सिग्नल आएंगे उतना तेज पेन फील होगा। सी डेल्टा फाइबर, इसके अंदर जो सिग्नल आएंगे वही पेन के सिग्नल, इसके अंदर जो सिग्नल आएंगे वो आएंगे स्लो स्लो। क्यों स्लो स्लो आएंगे, क्योंकि इसके अंदर डीमाइलिनेटेड है, माइलिन शीट नहीं है, तो माइलिन शीट नहीं है तो ये स्लो स्लो आएंगे, तो ब्रेन के अंदर शार्प पेन नहीं होगा, डल पेन होगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, सी फाइबर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन पे जाता है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, जब यही जो पेन का नॉक्सियस स्टिमुलस है ये ब्रेन तक पहुंच गया, ब्रेन में हमारे पास एक कॉर्टेक्स होता है जिसको हम कहते हैं, फिर गया सेंसरी कॉर्टेक्स। सेंसरी कॉर्टेक्स हमारे पास ब्रेन को, पेन को कंट्रोल करता है, पेन को परसीव करता है। ब्रेन के कॉर्टेक्स होते हैं ना, बहुत सारे कॉर्टेक्स होते हैं। मैं आपको एनाटॉमी के अंदर, जो ब्रेन की जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारे कॉर्टेक्स बताऊंगा। हर कॉर्टेक्स का अपना काम है। जो सेंसरी कॉर्टेक्स है ये हमारे पास पेन को कंट्रोल करता है, पेन को परसीव करता है। जब यही जो नॉक्सियस स्टिमुलस हैं, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गए नर्व के थ्रू, ये हमारे पास ब्रेन में सेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंच गए। अब यहाँ पे ब्रेन को फील हो गया कि मुझे पेन हो रहा है। इससे पहले जितना प्रोसीजर चल रहा था उसके अंदर पेशेंट को पेन नहीं होगा, उसके अंदर पेशेंट को पेन नहीं होगा, लेकिन जब जो ही ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंच गए अब पेशेंट को पेन शुरू हो जाएगा। तो यहां से पढ़ते हैं, ब्रेन रिसीव एंड इंटरप्रेट द सिग्नल, हियर पर्सन अवेयर ऑफ पेन। अभी यहाँ पे पर्सन अवेयर हो रहा है, पेन मुझे हो रहा है, ठीक है। सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर ये हमारे पास चलता है। फर्स्ट स्टेप जिसमें ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, परसेप्शन, ब्रेन के अंदर सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर। ये जिन लफ्जों पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ ना, जिस तरह सेंसरी कॉर्टेक्स है, अल्फा डेल्टा, सी फाइबर है, ए फाइबर, सी फाइबर है, ये केमिकल्स हैं, इनको आपने, ये आप जब लेक्चर देख रहे होते हो तो अपने साथ नोट्स बनाया करो। नोट्स के अंदर अपनी जुबान में जैसे मैं बोलता हूँ उसको अपनी गुलाबी उर्दू में लिख दिया करो, गुलाबी इंग्लिश में लिख दिया करो। वो जब लिखते हो ना तो जो जब आप पेपर के लिए
तैयारी करते हो ना, तो वो जो आपका लिखा हुआ होता है ना, वो आपको एकदम से माइंड में आ जाता है। तो स्लाइड्स भी पढ़ें, लेकिन स्लाइड के साथ-साथ कोशिश करें खुद को इम्प्रूव करें। अच्छा, इसके अलावा जो 4th नंबर पे हमारे पास मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि अब पेन ब्रेन तक परसीव हो चुका है, अब ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, कुछ साइटोकिन्स रिलीज होंगे। वो क्या करेंगे? वो इस पेन को स्टॉप करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो ब्रेन है वो रिलीज करते हैं नेचुरल पेन किलर्स को। अब ये जो नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, लाइक एंडोफ्रिन है, एक्फेलिन है, ये हमारे पास दो ऐसे सब्सटेंस है, दो ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी, जो ब्रेन है वो रिलीज करता है, और ये जो पेन के सिग्नल आ रहे होते हैं उनको ब्लॉक करता है, उनको रिड्यूस करता है, कम करता है। जब आपको कट लगता है ना, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे कट लगता है, मुझे पेन होता है कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। उसके बाद वाउंड तो वही रहता है, लेकिन पेन बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि यही जो आपका ब्रेन होता है ये मॉड्यूलेशन कर रहा होता है, आपके एंडोफ्रिन और एक्फेलिन रिलीज हो रहे होते हैं, वो इस पेन को कम कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं, इसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे होते हैं। कैसे कम कर रहे होते हैं? कि यही जो न्यूरॉन्स होती हैं इनको ब्लॉक कर रहे होते हैं। इनसे जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन हो रही होती है, सब्सटेंस पी की प्रोडक्शन हो रही है, ये इनको कम करते हैं, इनको ब्लॉक करते हैं। जब ये ब्लॉक होते हैं तो सिग्नल ऊपर ट्रांसमिट नहीं होते, सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होते तो पेन फील नहीं होता। तो दिस इज द स्टूडेंट्स पेन प्रोसेस। पेन प्रोसेस ये हमारे पास है। एक और आपकी स्लाइड में जो थ्योरीज की बात हुई थी, एक थ्योरी है पेन गेट कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, उसका मतलब ये है कि एक साइंटिस्ट था जिसने गालिबन 1963 के अंदर ये ऐसा कुछ उसने जो है वो ये थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि जो नॉक्सियस स्टिमुलस होते हैं ना, वो तो पेन काज करते हैं, लेकिन जो नॉन नॉक्सियस स्टिमुलस होते हैं, जो नॉन नॉक्सियस होते हैं, जो पेन काज नहीं करते, वो जो स्टिमुलस होते हैं वो इस नॉक्सियस स्टिमुलस को ब्लॉक करते हैं। बात समझ नहीं आई? यानी कि जो नॉक्सियस स्टिमुलस है जो ऊपर जा रहा है ब्रेन की तरफ, ये तो नॉक्सियस स्टिमुलस है। आपकी बॉडी के अंदर कुछ और स्टिमुलस भी हैं जो कि नॉन नॉक्सियस हैं, वो इन नॉक्सियस स्टिमुलस को ब्लॉक करते हैं, इनके गेट को बंद करते हैं। उसको हम कहते हैं पेन गेट थ्योरी। अब नॉर्मली ये गेट जो होता है ये ओपन रहता है, क्योंकि जब भी इंजरी होती है तो ये इस गेट के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंचते हैं सिग्नल। लेकिन ये पेन गेट थ्योरी ये कहती है कि जो पेन है वो जब हो रहा है मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में, जब हमारे पास ये जो केमिकल रिलीज होते हैं, यहाँ से नॉन नॉक्सियस स्टिमुलस रिलीज होते हैं और वो नॉक्सियस स्टिमुलस को ब्लॉक करते हैं। जब ब्लॉक करते हैं तो पेन के सिग्नल ऊपर नहीं आते। स्टूडेंट्स, दिस इज द पेन प्रोसेस। इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, पेन असेसमेंट को पढ़ेंगे, और हम मैनेजमेंट ऑफ पेन पढ़ेंगे, जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल पढ़ते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पेन असेसमेंट इन इन्फेंट्स। देखें, एडल्ट होते हैं उसके अंदर तो हम पेन स्केल का यूज़ करते हैं। पेन स्केल हम कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पेन स्केल लिखा हुआ है एडल्ट्स के लिए। इसमें आप पेशेंट से पूछते हो, ठीक है, कि आपको कितना पेन है। आप उसको पहले नंबर बताते हो कि भाई मैं आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर दे रहा हूँ। आप इस नंबर को चूज़ करके बताएं कि 1 पे सबसे कम पेन है, 10 पे सबसे ज़्यादा पेन है, जो आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा पेन ना हुआ। तो वो आप उसको जो है वो पूछते हो। अगर वो बताता है कि मुझे इस नंबर में से 10 पे पेन है, तो आप समझ सकते हो उसको सीवियर पेन है। अगर वो कहता है कि मुझे 3 पे पेन है, इसका मतलब है पेन है लेकिन कम है। उसको कैटेगराइज़ हमने किस तरह करना है? अगर पेशेंट आपको बताता है कि मुझे 2 पे पेन है, 3 पे पेन है, अगर वो पेन 1 टू 3 की रेंज में आ रहा है तो उसको हम माइल्ड पेन कहेंगे। यानी पेन है लेकिन माइल्ड है। अगर वो आपको ऐसी रेंज बताता है जो 4 से लेकर 6 की रेंज में आ रही है, तो फिर आप उसको मॉडरेट के अंदर कंसीडर करोगे। अगर वो आपको बताता है कि 7 से लेकर 10 की रेंज में, तो फिर आप इसको स्वेयर पेन के अंदर कंसीडर करोगे। ये तो एडल्ट हैं, एडल्ट तो आपको बता देंगे। लेकिन अगर इन्फेंट्स की बात करें, बच्चों की बात करें, बेबीज की बात करें, तो वो तो आपको नहीं बता सकते, वो तो बात नहीं कर सकते, ना आपको समझ सकते हैं। उनके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, फ्लैग। ठीक है, फ्लैग का क्या मतलब है? फ्लैग एब्रीविएशन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एफ से मतलब है फेस। उस बेबी की अगर स्माइल है,
ग्रिमिस है, ठीक है, फेस स्माइल है तो उसका मतलब उसको पेन नहीं है, तो ग्रिमिस शो कर रहा है या वो रो रहा है, ठीक है, आपको फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाजा हो जाता है कि बेबी को पेन है या नहीं है। दूसरा, एक तो फेस, दूसरा आप उसकी लेग्स को देखोगे, अगर वो कंफर्टेबल है, लेग उसने अपनी जगह पर रखी हुई है, आराम से सोया हुआ है, इसका मतलब उसको पेन नहीं है। अगर वो लेग को किकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लाते ऊपर नीचे मार रहा है, बाजू ऊपर नीचे मार रहा है, इसका मतलब उसको पेन है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है कि वो किस तरह शो कर रहा है, एक्टिविटी वही जिस तरह मतलब कि वो हाथ मार रहा है, पाँव मार रहा है, फेस मार रहा है, ठीक है, तो वो आप एक्टिविटी उसकी देख सकते हो। एक पेन की सिचुएशन में एक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी और नॉर्मल सिचुएशन में एक्टिविटी उसकी नॉर्मली होगी। फिर क्राई, अगर उसको पेन होगा तो वो रोएगा, ठीक है, क्राई करेगा। इसके अलावा कंसोलेबिलिटी, कंसोलेबिलिटी का मतलब है कंफर्ट कितना है बेबी। अगर बेबी कंफर्ट है इसका मतलब उसको पेन नहीं है, अगर वो कंफर्ट नहीं है, इरिटेबल है, तो उसके इसका मतलब है इसके अंदर। तो ये जो फ्लैग पैटर्न है इसके थ्रू आप उसके फेस को पहले देखोगे कि उसका फेस कैसा है, ग्रेमिसेस वगैरह शो कर रहा है, इसका मतलब है इसको पेन है। फिर दूसरी चीज लेग को देखोगे, लेग में वो किकिंग वगैरह करेगा। थर्ड में वो एक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी। क्राई, वो रो रहा होगा और कंफर्टेबिलिटी उसकी जो कंसोलेबिलिटी है वो उसमें इरिटेट होगा। तो आप समझ सकते हो पेशेंट को पेन बेबी को पेन है, ठीक है। तो एडल्ट के लिए आप पेन स्केल को यूज करोगे। पेन मैनेजमेंट स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका जो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो पेन मैनेजमेंट, और जो हमने पेन प्रोसेस पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हमने पेन को मैनेज करना है, सबसे पहले हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड पे जाना है। ये जो लैडर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू WHO हैं, ठीक है। WHO ने हमारे पास लैडर्स दिए हैं कि अगर सबसे पहले तो हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापीज का इस्तेमाल करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकली पेन को रिट्रीट करने की कोशिश करना है। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट नहीं हो रहा तो मैं ये बार बार नीचे इस वजह से देखता हूँ कि कभी कभी माइक बंद होता है और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो फिर जब एट द एंड देखता हूँ तो उस पर लेक्चर सारा रिकॉर्ड होता है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होती, इस वजह से मैं माइक को बार बार देखता हूँ। अच्छा, नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जब हम मेडिसिन के बगैर पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉन फार्माकोलॉजिकली। अगर हम मेडिसिन देकर पेशेंट को ट्रीट करें उसको हम कहते हैं फार्माकोथेरेपी, फार्माकोलॉजिकली, ठीक है। अच्छा, नॉन फार्माकोलॉजिकली में हमारे पास फिजिकल आता है। फिजिकल का मतलब होता है जब हम पेशेंट को फिजिकली माइंड डाइवर्ट करते हैं। माइंड डाइवर्ट में एक तो हमारे पास आ जाता है, तीन आते हैं ना इसमें, एक हमारे पास फिजिकल आता है, एक हमारे पास बिहेवियरल आता है और एक हमारे पास कॉग्निटिव आता है। कॉग्निटिव में हम माइंड को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये स्पिरिचुअली है। यानी कि मिसाल के तौर पे एक बच्चा है तो बच्चे को आप किसी और जगह पे लगा लेते हो, उसको मतलब मोबाइल दे देते हो, या उसको जो है वो आप कोई इस्लामिक स्पीच लगा कर दे देते हो, आप उसको दम वगैरह कर देते हो, तो उससे क्या होता है उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो पेन जितना माइंड डाइवर्ट होगा उतना पेन कम होगा। दूसरा, बिहेवियर रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप उसको बताते हो। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आप उसको डीप ब्रेथ्स बताते हो कि भाई डीप ब्रेथ लो। रिलैक्सेशन टेक्निक में जितना रिलैक्स करोगे, जितना माइंड को रिलैक्स करोगे उतना पेन कम फील होगा। तो रिलैक्सेशन फील आप उसको दे सकते हो। फिजिकल इंपॉर्टेंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर। इसके अंदर एक है मसाज। मसाज आप करते हो, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे किसी को शोल्डर पेन है तो आप उस शोल्डर की हल्की हल्की मसाज करते हो। मसाज करने का बेसिकली मकसद क्या होता है, मसाज करने से जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज होती है उस एरिया पे। जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है तो वहाँ पे फिर जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाता है। यानी वहाँ पे जो हमारे यही जो एंडोफ्रिन्स होते हैं, एक्टिपेलिन्स होते हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस होती है तो उतना ज़्यादा वहाँ पे रिलैक्स होता है। तो मसाज करते हैं हम, फिर हॉट और कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हॉट और कोल्ड थेरेपी हमने कब इस्तेमाल करनी होती है? हॉट थेरेपी मिसाल के तौर पे आप नमक को गर्म कर लेते हो, रेत को गर्म कर लेते हो, ईंट को गर्म कर लेते हो या मिट्टी को गर्म कर लेते हो, तो आप जो इंजरी जगह है या जो भी पेन वाली जगह है वहाँ पे आप लगाते हो। अगर पेशेंट को एक्यूट ब्लीडिंग है, वाउंड है, तो उसमें आपने हॉट थेरेपी नहीं करनी। हॉट थेरेपी क्यों नहीं करनी? हॉट थेरेपी बेसिकली वैसोडाइलेशन करती है।
जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वैसो डायलेशन होती है, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है उस साइड पे। तो अगर एक्टिव ब्लीड है तो आपने कभी भी हार्ट थेरेपी नहीं करनी। अगर वहाँ पे एक्टिव ब्लीड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाहर ही ब्लीड हो रही है, एक्टिव ब्लीड मतलब कि अंदर इंटरनल ब्लीड है, इंटरनल ब्लीड के अंदर भी आप हार्ट थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? वो वैसोडाइलेशन करेगा तो ब्लीड और ज़्यादा बढ़ेगी। वहाँ पे आपने कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल करना है। कोल्ड थेरेपी का क्या मतलब है? जैसे आप आइस पैक लगा लेते हो, ठीक है? जब मिसाल के तौर पे एक बंदे को इंजरी होती है, इंटरनल इंजरी होती है। इंटरनल इंजरी में क्या होता है कि जो इंटरनल ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो वहाँ पे आप आइस पैक रख देते हो। आइस पैक रखते हो तो वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो ब्लड का फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। तो उससे वैसो कंस्ट्रक्शन से हमारे पास जो ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग है, उसको थोड़ा-सा प्रिवेंट किया जा सकता है। इसी तरह अगर एक्सटर्नल एक्टिव ब्लीडिंग है, तो उसके अंदर भी आप कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। हार्ट थेरेपी कहाँ पे इस्तेमाल करनी है? जब वाउंड ना हो, इंटरनल ब्लीड ना हो, एक्सटर्नल ब्लीड ना हो, ब्लड जमा हुआ हो, ठीक है? तो उस सिचुएशन में आप जो है वो हॉट थेरेपी का इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर ये हजामा वगैरह होता है, ठीक है? आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह के अंदर। तो ये भी हमारे पास एक टेक्नीक है, ये जो चाइनीज़ लोग होते हैं, इनका एक्यूपंक्चर पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, ये करते हैं। बेसिकली ये वहीं से इनिशिएट हुआ था। अच्छा, दूसरा हमारे पास फार्माकोलॉजिकली में आते हैं। फार्माकोलॉजिकली में हमारे पास अ, जब हम मेडिसिन के थ्रू इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें हमारे पास लैडर है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर किसी पेशेंट को 1 से लेकर 3 तक माइल्ड पेन है, तो आपने लैडर 1 को फॉलो करना है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर किसी पेशेंट को 3 से लेकर या 4 से लेकर 6 तक पेन है, तो आपने इसको मॉडरेट कंसीडर करना है और लैडर 2 को स्टार्ट कर देना है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर किसी पेशेंट को जो पेन है वो 7 से लेकर 10 तक है, इसको आपने सवेयर कंसीडर करना है और लैडर 3 स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आप आएंगे लैडर 1 पे, पेशेंट को लैडर 1 दोगे, लैडर 1 से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। लैडर 1 कंट्रोल नहीं हो रहा तो लैडर 2, लैडर 2 कंट्रोल नहीं हो रहा तो लैडर 3। लैडर का क्या मतलब होता है? सीढ़ी। पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे। सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसके अंदर आप एनसैड्स का यूज करोगे, जिसमें हमारे पास लाइक डिक्लोफेनिक है, डिक्लोफेनिक सोडियम है, डिक्लोफेनिक पोटेशियम है। इसी तरह आप एंटी कन्वर्सेंट है, सॉरी एंटी कोगुलेंट है एस्पाइरिन, ठीक है? ये डिस्प्रिन की जो गोली होती है जो पानी में आप डिसॉल्व करते हैं, बेसिकली ये तो ब्लड थिनर है, लेकिन इसका एक इफेक्ट है कि ये पेन को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो पैरासिटामोल है, ये एस्पाइरिन एंटीकोगुलेंट है, पैरासिटामोल आर नॉट इंक्लूडेड इन एनसैड्स। एनसैड्स के अंदर अलग कैटेगरी, उनकी 5 क्लासेस हैं, ठीक है? तो डिक्लोफेनिक सोडियम वगैरह ये हमारे पास एनसैड्स के अंदर आता है। एनसैड्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये स्टेरॉइड्स नहीं होते, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, ठीक है? तो ये वो सारी ड्रग्स होती हैं। तो लैडर 1 के अंदर आपने ये ड्रग स्टार्ट करनी है पेशेंट को। दूसरा लैडर 2, लैडर 2 के अंदर अगर पेशेंट को थोड़ा-सा मॉडरेट पेन है, लैडर 1 से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपने पेशेंट को एडजुवेंट थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। एडजुवेंट थेरेपी का मतलब होता है जब आप पेशेंट को ऐसी थेरेपी स्टार्ट करते हैं जिसमें 2 और मोर देन 2 एक्टिव इंग्रीडिएंट ड्रग्स आर प्रेजेंट, ठीक है? जिस तरह मिसाल के तौर पे आप न्यूब्रोल फॉर्ट्स को ले लेते हो। न्यूब्रोल फॉर्ट में हमारे पास पैरासिटामोल प्लस ऑर्फिनोड्रिन होती है, ठीक है? ये दोनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर आते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक? कंपाउंड का मतलब होता है जब 2 ड्रग्स मिलकर काम करती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स। इस तरह आप पैनाडॉल को आइबोफिन के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। इसके अलावा आप वीक एपॉइड्स का यूज़ कर सकते हो। एपॉइड का मतलब होता है जो वो ड्रग्स जो नशे वाली ड्रग्स होती हैं, जिन जो आदी कर देती है बंदे को, जिसमें सिडेशन होती है, ठीक है? उनको हम ओपियोइड कहते हैं। ओपियोइड जिस तरह हमारे पास मॉर्फिन है, कोकेन है, सॉरी आइस है, यूज़ करते हैं मेडिसिन में, यूज़ करते हैं कोकेन या ये जो आइस होती है। इसके अलावा दूसरा है नैलेक्सोन है, कोडीन है। तो ये सारी ड्रग्स हमारे पास ओपियोइड्स में आती हैं, ठीक है? ये रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ये आपको फार्मेसी वगैरह से नहीं मिलती, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है और मोस्टली आईसीयू के अंदर यही जो ओपियोइड्स होती हैं ये यूज़ होती हैं। अगर आपने आईसीयू में काम किया है तो ये ड्रग्स आपको वहाँ पे मिलेंगी।
सो लेडर 2 के अंदर आपने एडजुवेंट थेरेपी स्टार्ट करनी है, जिसके अंदर आपने कंपाउंड थेरेपी स्टार्ट करनी है। कंपाउंड थेरेपी में आपने पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन के साथ आप देख सकते हो, पैरासिटामोल के साथ एनसैड्स दे सकते हो, पैरासिटामोल के साथ एस्पिरिन दे सकते हो, ठीक है? या आप पैरासिटामोल या एनसैड्स के साथ आप वीक ऑपियोइड्स को यूज़ कर सकते हो। वीक ऑपियोइड्स में जिस तरह ट्रामाडोल आता है, ट्रामाल के इंजेक्शन आते हैं, कोडीन के साथ आते हैं। अच्छा, जब भी आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, जब भी आपने ट्रामाडोल देना है, ट्रामाल ट्रामाल के साथ आपने हमेशा ग्रेविनेट या मेटामाइड आपने इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जो ट्रामाल होता है ये पेशेंट को वोमिटिंग लाता है, ठीक है? ज़्यादा 80 प्लस चांसेस होते हैं कि पेशेंट को वोमिटिंग हो, तो उसके साथ आपने ग्रेविनेट मिक्स करके जब आप डालते हैं या मेटामाइड, तो फिर वो क्या करता है, ट्रामाल के साइड इफेक्ट को कम कर देता है। तो ट्रामाल मेटामाइड इमरजेंसी के अंदर कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होता है। कोडीन जो है वो वीक ऑपियोइड है, ये आप सेकंड लैडर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी पेशेंट को सीवियर पेन है, फर्स्ट लैडर से कंट्रोल नहीं हो रहा, सेकंड लैडर से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो थर्ड लैडर पे जाओगे। थर्ड लैडर में हमारे पास मॉर्फिन आ जाती है, नैलेक्सोन आ जाता है, फेंटाइल आ जाता है, फेंटेनाइल आता है, कोडीन आता है और ऑक्सीकोडोन आता है। ये सारे वो इंजेक्शन है जो ओपियोइड्स हैं और ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये आपको फार्मेसी से नहीं मिलते, ये आपको स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलते हैं जो फार्मासिस्ट आपको देता है, और ये आईसीयू के अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में पड़े होते हैं। तो मॉर्फिन हो गया, नैलेक्सोन हो गया, फेंटानाइल हो गया, कोडीन हो गया और ऑक्सीकोडोन हो गया। ये सारे इंजेक्शन जो हैं ये ओपियोइड्स हैं, ठीक है? ओपियोइड्स पेशेंट को हम क्यों नहीं देते स्टूडेंट्स? पेशेंट को हम ओपियोइड्स इस वजह से नहीं देते कि पेशेंट इनके आदी हो जाते हैं, फिर उनको पेन का रिलीफ ही नहीं होता इनके बगैर। नशे वाली दवाई है ना, नशे क्या होता है कि पहले जो बंदा होता है वो नस्वार पे लगता है, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता सिगरेट पे जाता है, सिगरेट से वो फिर डबल पे जाता है, डबल से फिर वो चर स्टार्ट करता है, फिर वो आइस पे जाता है, फिर वो कोकेन पे जाता है, इस तरह बड़े-बड़े नशे की तरफ जाता है। तो सेम सेम दैट यही ओपियोइड्स क्या है, मॉर्फिन है, नैलेक्सोन है, नशे हैं ये सारे, ठीक है? जो आप यूज़ करते हैं, जो जो यूज़ करते हैं लोग, जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं, तो ये वही सारी चीज़ें हैं, तो इनके साथ बंदा एडिक्टेड हो जाता है। तो इसी वजह से आपने ओपियोइड को जो है वो अवॉइड करना होता है। अगर किसी वजह से पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है और ओपियोइड लाज़मी देना होता है, क्योंकि ये जो ओपियोइड्स होते हैं ये सेंट्रली डिप्रेस करते हैं बंदे को, सेंट्रली कंट्रोल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि ये जो मेडिसिन्स हैं ये वर्क कैसे करती हैं? ये सेम वही वर्क करती हैं जो पेन गेट कंट्रोल थ्योरी है। जैसे ही कुछ इंजेक्शंस, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होंगी जो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेंगी। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होंगी जो साथ सब्सटेंस पी को इनहिबिट करेंगी। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होंगी जो पेन का जो गेट है उसको क्लोज़ करेंगी। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो परसेप्शन को कंट्रोल करेंगी। ब्रेन तक ये सिग्नल परसीव ही नहीं होने देंगी। ये सारी मेडिसिन इसी तरह वर्क करती हैं। तो दिस इज़ द लैडर ऑफ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया है, पसंद आया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपकी स्लाइड्स भी रिवाइज़ कर दूँगा इसी के साथ। अगर नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टार्टअप करेंगे। तो आप भी मुझे बता दें कि आपको यही काफ़ी है या आपको स्लाइड्स भी लेक्चर के अंदर रिवाइज़ करूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।